हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम सिमिलर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो जितने भी लास्ट ईयर लगभग 5 to 6 ईयर के मैंने जो पेपर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सारे के सारे यहाँ पर लिए हैं, तो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसा सिमिलर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप जो है अगर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आप 50-50 में तो पहुँच ही जाते हैं। ठीक है, और बस उसमें थोड़ा सा माइंड लगाने के बाद जो है आप 100% अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलर स्टेटमेंट वालों को पहले पहचानना सीखिए, उसके बाद उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो है कि हम जो 50-50 में तो ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन आपको चुनना होता है, बाकी के उन दोनों ऑप्शनों को तो इग्नोर करना होता है। जो भी अदर दे रखे होते हैं उन दोनों में से एक ऑप्शन ही उसका आंसर होता है। 99% केस में यही होता है। ठीक है, तो आज उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिमिलर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या सिमिलर साउंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, या तो साउंड होगी उनकी सिमिलर या सिमिलर स्टेटमेंट होंगे, तो उन्हीं स्टेटमेंट में से हमें जो है एक क्वेश्चन चुनना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये है 2024 का पेपर के हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद 2023 का, 2022 का, इस तरीके से हम 17-18 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं पहली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। पारिस्थितिकीय निकेत क्या होता है, किसी भी जंतु का जो होता है वो उसका कार्यात्मक पता बताता है। ठीक है, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है, उसे पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं। फिलहाल हमें जो पहचानना है कि सिमिलर स्टेटमेंट कैसे होते हैं और जो है हमें कैसे सॉल्व करना होता है उनको। ठीक है, तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान देना कि हमसे सही नहीं पूछा या सही है पूछा। ठीक है, तो सही नहीं है पूछा हमसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप दो ये वाले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। ठीक है, और दूसरा देखिए, पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। तो देखिए आप देखिए प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र पर पारिस्थितिकीय निकेत में यदि प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं, और यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है, तो दोनों मतलब सिमिलर साउंड है कि कोई मतलब नहीं है कि मतलब ये है कि इनमें से एक है। बस बाद में क्या बोला, तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, यहाँ पे बोला तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। बस एक वर्ड का चेंज है कि संख्या अधिक हो जाती है या संख्या कम हो जाती है। तो इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आपको कहीं भी दिखे या सिंगल वर्ड में दिखे तो समझ लीजिए वहाँ पर जो है आपको जो 50-50 में ऑलरेडी आ चुके हैं, बस आपको इनमें से एक आंसर चुनना है। ठीक है, बाकी का मैं और भी जितने भी पेपर पूरे के पूरे कंप्लीट जब मैं एनालाइज करूँगा तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बस आपको पहले तो आपने चुन लिया कि हाँ इनमें से मुझे एक आंसर लेना है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखना ये कि पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। तो देखिए संसाधन अगर पर्याप्त होंगे, संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या अधिक होगी या कम होगी। जब संसाधन पर्याप्त होंगे तो प्रजातियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट होना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा नहीं है, कौन सा सही नहीं है, मतलब अर्थात कौन सा गलत है। सही नहीं की जगह आप गलत लिख सकते हैं, कौन सा गलत है। तो ये कि पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, तो कम नहीं होती है, अधिक होती है। तो ये इसका गलत होगा। तो इसका मतलब इसके हिसाब से हमसे गलत ही पूछा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना होता है, राइट आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, अगला देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से, ये देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, हिंद महासागर में तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि, हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कम, ये एलिमिनेट। बस बाकी आपको इनमें 50-50 में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, और आपको बस थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना, जो भी आपकी नॉलेज है उस नॉलेज को यूज करना। तो जो प्रवाल की मृत्यु होती है, आपको पता होगा प्रवाल की मृत्यु जो होती है टेम्परेचर के अधिक होने से हो जाती है। टेम्परेचर जब अधिक हो जाता है तो वहाँ पर जो है प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है कि प्रवाल विरंजन, तो प्रवाल विरंजन का मतलब प्रवाल का क्षरण होना, उसका कारण क्या था। तो हिंद महासागर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि या कमी, तो कमी से क्यों होगी, तो वृद्धि से होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप जो पहले 50-50 में पहुंचिए, उसके बाद जो है आप जो अपने 100% आंसर तक पहुंच जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जुलाई-सितंबर सन 1900 जुलाई-सितंबर सन 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बस ये पूछा हमसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा। तो बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में पूछा हमसे, तो ये कह रहा है ये स्थिर रही है, ये घट रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देख सिमिलर साउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर है सिमिलर इस चीज़ है। तो या तो स्थिर रह सकती है या घट सकती है। अब ये नहीं कह सकता ना कि स्थिर भी रही है और घट भी रही है, तो ये नहीं कह सकता ना कोई। इसके बीच में ये जो है प्रवृत्ति जो रही है, या एक ही चीज़ तो रह सकती है, तो स्थिर रह सकती है, या घट रही रह सकती है, या बढ़ रही रह सकती है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ रह सकती है। अब ये नहीं है कि स्थिर भी एक साथ है, घट भी रही है एक साथ है, और बढ़ भी एक साथ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें इसमें से जो है हमें एक ही ऑप्शन चुनना होगा। तो या तो आपको पहला चुन लो या सेकंड
चुन लो। अब हमें थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि बेरोजगारी दर प्रवृत्ति के संदर्भ में तो सिंपल सी बात है, जब हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो गवर्नमेंट के बारे में हमेशा गवर्नमेंट के पक्ष में पूछा करना कि निगेटिव। वो ये कहेगा कि हमारी जो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, तो नहीं, तो अगर इस कंडीशन में आपके आए तो हमेशा पॉजिटिव ही कथन चुनना कि बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये स्थिर रही है, ये घट रही है, तो ये घट गई है ना कि स्थिर रही है। तो ये जो इसका फर्स्ट गलत हो जाएगा और सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मतलब इसमें भी आपको जो 50-50 में ऑलरेडी आप आ चुके होते हो, थोड़ा सा सेंस लगाना है और आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए CPR से तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन और कार्डियो पल्मोनरी संशोधन, बस देखिए बस केवल एक शब्द का चेंज होता है यहाँ पे। अगर सिमिलर साउंड होती है तो एक का होता है। देखिए कार्डियो है, ये कार्डियक है, अलग है। कार्डियो पल्मोनरी और कार्डियो पल्मोनरी संशोधन और पुनर्जीवन ये है, तो इन दोनों में से एक ही है। तो बस आप यहाँ पे 50-50 में आ जाएंगे और यहाँ पे आप थोड़ा सा सेंस लगा के या जो भी है आपको जो है जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज है तो उसके बेस पर आप जो उसका आंसर चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। तो SARS-CoV-1, H5N1 और SARS-CoV-2 या MERS-CoV-2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CoV-1, CoV-2 ये वाला, ठीक है ये। तो यहाँ पर ये तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये जो होता है ये बर्ड फ्लू के लिए होता है, अगर आपको पता होगा तो ये बर्ड फ्लू के लिए होता है। ठीक है, जो बर्ड फ्लू होता है उसके लिए होता है। और इसी का एक होता है H1N1 ये भी एक वायरस होता है, ये होता है स्वाइन फ्लू के लिए। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए यहाँ पे। तो ये बर्ड फ्लू के लिए होता है, तो ये तो छोड़िए। अब ये कोविड-19 के संदर्भ में तो कोप लगवा, तो यहाँ से यही समझ जाना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे तो सार्स 2 जगह लगा हुआ है, तो हमें जो है इन दोनों में से एक चुनना चाहिए, इन दोनों में से एक। तो ये एलिमिनेट क्योंकि सिमिलर है, सिमिलर स्टेटमेंट दिए हुए हैं या सिमिलर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से हमें एक चुनना होगा। और इसके बाद हमें इन दोनों में से अगर हमें मतलब सामान्य हमें तुक्का ही लेना, हमें कुछ नहीं पता, तो फिर हम जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी के बेस पर जाते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है कोप को भी 2 बार दिया हुआ, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चुन सकते हैं। क्योंकि हमने क्या करा, पहले हमने इन दोनों को चुन लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हमने इन दोनों में से 50-50 में पहुंच गए। अगर हमें कुछ नहीं पता, अगर देखिए नॉलेज है तो नॉलेज से चुन ही लेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप जो प्रोबेबिलिटी के बेस पर जाइए। तो कॉपी 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस बेस पर आप चुन सकते हैं। ठीक है, देखिए नॉलेज के बेस पे मैं सारे के सारे टॉपिक कराऊंगा आपको। नॉलेज के अभी जो है जैसा कल या परसों से हम जो शुरू कर देंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पॉलिटी में हम सारे के सारे जैसे अनुसूचियाँ देखेंगे, कौन से क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, हमने किस संविधान से क्या लिया है, ये सब वाले क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो ट्राइब्स से क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा जो भी जैसे राष्ट्रपति कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है। हम सारे के सारे डिटेल में हम नॉलेज के बेस पर भी तैयारी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आप साथ साथ इन चीज़ों को भी अभी इसे करते चलेंगे, तो आप जो है अपने जो एग्जाम में सही से को मतलब ये चीज़ें आप जो सही से अप्लाई कर पाएंगे। बस ओवरऑल बात ये है। ठीक है, तो अगर आपको अप्लाई करनी है तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जो एक वीडियो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अगला देखिए आर्थिक सर्वेक्षण संदर्भ 22-23 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई। तो खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना, ये छोड़िए, अब इन दोनों स्टेटमेंटों को देखिए। ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना या ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। तो इन दोनों में से आपको एक स्टेटमेंट लेना ही होगा, मतलब या तो ये लेना है या ये लेना, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। और देखिए ऑप्शन का फॉर्मेशन भी देखिए कि ऑप्शन जो ये तो होता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ये 99.99% केस में इसको ऑप्शन को मत चुनना जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो। तो ठीक है, तो ऑलरेडी आप ये, तो इनमें से आपको एक ही चुनना है। आप क्या हुआ, तो आप क्या चुनेंगे, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से हमें एक चुनना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो आप जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट वाले को। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको इन दोनों में से चुनना है। तो जवाब में भारत ने कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई है। तो वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारतीय सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई है। तो इन दोनों कुछ आयातित करों पर अगर करों को कम करेंगे तो सिंपल सी बात है कि मतलब जो है जैसा ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना। ठीक है, मतलब आर्थिक व्यवधान अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों को अगर उनके कर कम करेंगे तो सिंपल सी बात है हमारी आपूर्ति जो पर्याप्त हो जाएगी। अगर कर बढ़ाएंगे तो आपूर्ति जो है कम हो जाएगी। तो बस अगर इस बेस पर भी आप चुनेंगे थोड़ा सा सेंस लगाने के बाद, तो जो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। कर कम करेंगे तो आपूर्ति पर्याप्त हो जाएगी और कर बढ़ाएंगे तो आपूर्ति कम होगी, क्योंकि कर बढ़ाने से आपूर्ति कम होती है ना कि ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। मतलब कर कम करने से आपूर्ति जो है पर्याप्त हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई जो है पर्याप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इसका आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अब जो ये वाले अपने जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे ये सारे करे थे 2024 के जो भी लास्ट ईयर हुआ था पेपर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम 2023 के। ठीक है, तो 23 में जो पेपर आया था उसमें देखिए किस तरीके का आए थे सिमिलर। बट निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक है
टैक्स स्कैंडल और एक है सेक्स स्कैंडल। इन दोनों में से एक ही है आपको सिमिलर, ये तो आपको लेना होता नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो इनमें से एक है, ये सिमिलर साउंड है, टैक्स स्कैंडल और सेक्स स्कैंडल, ठीक है। तो इन्हीं में से था, तो बस इसी तरीके का अगर है तो इनमें से आप 50-50 पहुंच गए, और बाकी आपका थोड़ा सा आंसर आएगा, थोड़ा सा भी आपने सुन रखा होगा या कुछ होगा, तो आप जो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था, टैक्स स्कैंडल। बाकी ये थोड़ा सा नेगेटिव है, तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, टैक्स स्कैंडल। नेक्स्ट देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ये गैर नवीकरणीय है या नवीकरणीय है, तो ये एलिमिनेट। तो गैर नवीकरणीय या नवीकरणीय में से एक होगा। तो गैर पारंपरिक जो होते हैं गैर नवीकरणीय होते हैं, जो गैर पारंपरिक होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, जो भी हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ये सारे जो है नवीकरणीय होते हैं, क्योंकि ये गैर पारंपरिक है। पारंपरिक होते हैं जो जीवाश्म ईंधनों से होते हैं, ठीक है, और गैर पारंपरिक जो होते हैं जो जीवाश्म ईंधनों पर बेस नहीं होते हैं, जो रिन्यूएबल होते हैं, जो बार बार जिनको उत्पादित किया जा सकता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा। तो ये जो है गैर पारंपरिक है, वो है नवीकरणीय, ठीक है। ये सारे के सारे मैं डिस्कस कर दूंगा इन चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो निकेटेंथिस या निकोटियाना या निलंबू या नेफेंथिस। तो देखिए यहाँ पर सिमिलर साउंड देखिए, नेफेंथिस और निकेटेंथिस, इनमें से एक आंसर था। अगर आपको नहीं पता तो जब आपका होता है ना कि जैसे नॉलेज नहीं होती है और ये आपने पढ़ भी नहीं रखा, वैसे कीटपक्षी पौधों के बारे में पढ़ रखा होता है, एक घटपाणी भी होता है, इस तरह के मेघालय का स्थानीय पौधा, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। नेफेंथिस होता है, बीनस फ्लाई होता है एक, ठीक है, ड्रोसेरा होता है एक, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ें पौधे पढ़े रखे होते हैं आपने। तो निकेटेंथिस था, एक नेपेंथिस था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो था डी राइट था, नेपेंथिस, ठीक है। अगर नहीं याद करें तो आप कीटपक्षी पौधों के नाम जो है याद कर सकते हैं। कीटपक्षी पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति जो है कीटों के भक्षण से करते हैं, ठीक है। उनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, तो इसलिए वो नाइट्रोजन की जो आपूर्ति जो करते हैं वो कीटों के भक्षण से करते हैं। जैसे कोई भी कीट जो है उनकी पत्तियों पर बैठता है, जैसे इस पत्ती पर आकर बैठता है, तो जैसे यहाँ पर कोई कीट आकर बैठा तो ये पत्ती धीरे धीरे बंद हो जाती है और अपने अंदर जो उसका भक्षण कर लेती हैं, ठीक है, वो वहीं पर मर जाता है, उससे जो नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेती हैं। तो उन पौधों को जो हम कीटपक्षी पौधा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, नेपेंथिस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण द्वारा या एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, इन सीटू द्वारा या एक्स सीटू द्वारा। तो ये एलिमिनेट, बस इन दोनों में से आप जो 50-50 में ऑलरेडी आ गए, तो इन सीटू या एक्स सीटू द्वारा। तो राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जिन्हें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो होते हैं जहाँ होते हैं वहीं का वहीं उन्हें आरक्षित कर दिया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें जो जहाँ पर होते हैं उन्हें वहीं पर संरक्षित किया जाता है, उनको कहते हैं इन सीटू। और एक्स सीटू कहते हैं जिन्हें बाहर जाकर किया जाता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जो हम जू वगैरह बना देते हैं, ये जू। तो इनमें जो है हम किसी जानवरों को संरक्षित करते हैं या किसी पौधे को संरक्षित करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं तो अलग ले जाकर करते हैं, अलग परिवेश में करते हैं। तो वहाँ पर उन्हें बोलते हैं एक्स सीटू, मतलब बाहर कहीं ले जाकर अपना हमने एक कृत्रिम तौर पर बनाया कोई चीज़ उनके लिए रहने के लिए, और वहाँ पर उनका संरक्षण किया। तो जैसे जीन बैंक होता है, जू होता है, बोटेनिकल गार्डन होता है, तो ये सारे होते हैं एक्स सीटू। और ये जो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, जैवमंडल हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं वो इन सीटू होते हैं। तो बस इतना याद रखना। तो फिलहाल इनमें से जो है आपको जो है सिमिलर वाला साउंड था, इन सीटू, एक्स सीटू, इनमें से एक चुनना था। तो ऑप्शन नंबर इससे हो जाता आपका इन सीटू हो जाता, थोड़ी सी आपकी नॉलेज होती तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं रखा, इसमें सिमिलर साउंड का कोई नहीं है, बट ये देखिए क्वेश्चन भी कैसे रिपीट होते हैं। उससे पहले ये जो पेपर है, ये पेपर आया था 2022 में, और ये वाला जो क्वेश्चन आया था जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, ये आया था 2023 में। देखिए ये 2023 में आया था, आप जाकर चेक कर लेना, ये 2023 का क्वेश्चन है। देखिए टैक्स स्कैंडल और सेक्स स्कैंडल, और ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश से संबंधित, मतलब ब्रिटेन से संबंधित क्वेश्चन था। अब देखिए सेम क्वेश्चन 2022 में यूनाइटेड किंगडम, ये भी ब्रिटेन से संबंधित था, और गेट स्कैंडल, उससे पहले का एक स्कैंडल पूछ लिया गया था। तो मतलब ये है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के बेस पर क्वेश्चंस को देखिए और उसके हिसाब से जो भी करंट में चीज़ें चल रही हों तो उससे आप तैयार कर सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के पार्टी गेट स्कैंडल, तो उससे पहले गेट स्कैंडल पूछ लिया था। तो क्या था, तो वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री के कार्यालय से संबंधित था ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था, बस मैंने ये दिखाने के लिए क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो देखिए लघु तरंग सौर विकिरण या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो मतलब ये लघु तरंग से हो सकता है, दीर्घ तरंग से हो सकता है, बस इनमें से एक आंसर आपका होना चाहिए। तो ये ठीक है, जो भी आपने सुन रखे होते हैं, चाहे लघु तरंग, दीर्घ तरंग, इस तरह की चीज़ें। तो ये अब क्या होता है कि जैसे सूर्य होता है, जो सूर्य से जो हमारे पृथ्वी पर जो रेडिएशन आती है वो आती है शॉर्ट वेव के रूप में, मतलब लघु तरंग के रूप में, शॉर्ट वेव के रूप में आती है। और ये हमारा जो पृथ्वी इसको जो ग्रहण कर लेता है, और पृथ्वी जो है इसको सोख लेता है। उसके बाद जो पृथ्वी से जो निकलती हैं, जैसे हमारी अर्थ हो गई, इसके बाद इससे जो किरणें निकलती हैं वो निकलती हैं लॉन्ग वेव के रूप में, जिसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं। तो उन जो अर्थ रेडिएशन होती हैं वो निकलती हैं लॉन्ग वेव के रूप में, ठीक है, दीर्घ
तरंग के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में निकलती हैं। तो हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, जैसे स्पेशली जल वाष्प जिसे कहते हैं, तो जल वाष्प जो है पृथ्वी का जो भी वायुमंडल होता है, नाइट्रोजन गैस हो गई, CO2 हो गई, जल वाष्प हो गई, ये सारी गैसें जो होती हैं इसे लॉन्ग वेव को जो पार नहीं होने देती है। इस वजह से जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है। इसी की वजह से तो जो सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे के सारे हुए। यूएनएफ CCC का गठन हुआ था 1992 जैसा रियो डे जेनेरियो में होता है, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए होते हैं, क्योंकि हमें जो वायुमंडल में CO2 को कम करना, ताकि ये जो है लॉन्ग वेव को नहीं रोके। और CO2 जब कम होगी तो लॉन्ग वेव रुकेगी नहीं, और पार्थिव विकिरण जो हमारे वायुमंडल को पार कर जाएगा, और हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर जो संतुलित रहेगा। तो इसलिए ठीक है। तो फिलहाल ये तो इसकी जो बेसिक हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो है लघु तरंग सौर विकिरण और दीर्घ तरंग सौर स्थलीय विकिरण, तो इसमें से एक चुनना। तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा तत्व होता, तो होता दीर्घ तरंग के कारण, क्योंकि दीर्घ तरंगों को निकलने नहीं देते हैं। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो दीर्घ तरंगों को बाहर नहीं जाने देता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, देखिए राज्यपाल का कोई सीन नहीं होता है। आप इस बेस पर भी अगर आपको नॉलेज थी तो इस बेस पर आप आंसर ले सकते थे, वरना आप देखिए सिमिलर स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लेंगे। तो देखिए सिमिलर स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लेंगे, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, और उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात जो है राज्यपाल द्वारा। ये दोनों सिमिलर है। बाकी देखिए यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है, यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं ऑलरेडी। और बाकी ये है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, और ये उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें जो है राष्ट्रपति का सीन होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की जांच के। फिलहाल आप 50-50 पहुंच जाएंगे। सिमिलर स्टेटमेंट को आपको पहचानना आना चाहिए, बस इतना याद रखना। ठीक है, आपको जो राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर रहता, ये देखिए यहाँ पे देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है या भूमध्य रेखीय प्रदेश है। तो जो खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे रसीले फल जो होते हैं, वो होते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पे देखिए सिमिलर स्टेटमेंट है, एक तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है और एक ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आप जो 50-50 में पहुँच जाएंगे, भूमध्य रेखीय में और भूमध्य सागरीय में। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। देखिए जब भी खट्टे रसीले फलों की बात हो तो ये जो भूमध्य सागरीय प्रदेश से संबंधित होते हैं, इतना याद रखना। बाकी आप जो यहाँ से समझ जाएंगे, सिमिलर स्टेटमेंट है दोनों। नेक्स्ट देखिए 79, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो जैव भू रसायन चक्र या जैव भूगर्भिक चक्र। ठीक है, जैव रसायन भू रसायन चक्र या जैव भूगर्भिक चक्र। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर A राइट था, जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय या तो मानसून प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, ये आपका जो सिमिलर साउंड वाले विकल्प दे रखे हैं। तो आप जो 50-50 में है, तो यहाँ पर जो बड़े शिकारों को, क्योंकि यहाँ पर घास बहुत लंबी पाई जाती है, इसमें हाथी घास भी कहते हैं, तो ये जो है सवाना प्रदेश पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। इसे लागू किया जा सकता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसे या तो लागू किया जा सकता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है ये जो है अपरिवर्तनीय है, तो इसे जो है लागू नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर B इसका जो है राइट हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए या कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, या तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए या कूड़ा कचरा को इसमें रखने के लिए। ठीक है, तो ये भी देखिए सिमिलर साउंड है। तो कूड़ा कचरा को या तो जलाने के लिए, रखने के लिए। तो इसका जो था ऑप्शन नंबर A राइट था। आप 50-50 में ऑलरेडी पहुँच गए, तो अपने थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वरना 50-50 में तो आप हैं, तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। नेक्स्ट, हरितगृह प्रभाव क्या है। तो वैश्विक ताप में वृद्धि या वैश्विक ताप में कमी। तो देखिए ये सिमिलर साउंड है, वैश्विक ताप में वृद्धि और वैश्विक ताप में कमी। ठीक है, तो हरितगृह प्रभाव क्या है। तो हरितगृह प्रभाव जो है वैश्विक ताप में वृद्धि है, तो वही है ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैं समझा रहा था, सूर्य से आने वाली किरणें जो शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं, लॉन्ग वेव के रूप में नहीं जाती है, क्योंकि उसका पृथ्वी का वायुमंडल जो जैसे जलवाष्प वगैरह होती है, जलवाष्प बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जैसे पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। तो जलवाष्प जो है उसे रोक लेती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का कंबल किसे कहते हैं। तो जलवाष्प जो होती है उसको रोक लेती है, और जो पृथ्वी जो गर्म होने लगती है, इसे जो हरितगृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बस इतना याद रखना। तो ये क्या हरितगृह प्रभाव क्या है। तो वैश्विक ताप में वृद्धि है, वैश्विक ताप में, तो वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। तो ये इतने सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ये 2024 से लगभग 2018 तक थे, 2018 तक थे, 2024 से 2018 तक के क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हमने। तो इस तरीके के जो भी आपको सिमिलर, कहीं भी तुम्हें आपको दिखें ये सारे क्वेश्चन, इस तरीके के जो भी सिमिलर साउंड का हो, सिमिलर स्टेटमेंट का हो, तो आप इन क्वेश्चन पर इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आप जो राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल अगर नए आए हो तो। और बाकी अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।